हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल विद मैथ पे। हम आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और पीटी जो आपका एग्जाम पीटी होने वाला है उससे संबंधित जनरल साइंस से कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और ये जो हम आज की क्लास लेने वाले हैं इसमें आपको फिजिक्स के मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है आप लोगों का पीटी के अंतर्गत, रेलवे के अंतर्गत जितना भी सिलेबस है उन सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मतलब जनरल साइंस आपका जीएस जो है, जीएस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके सारे एग्जाम में उन सारे टॉपिकों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इतना नहीं, आपको देखिए फिजिक्स में कि आपके कितने सिलेबस हैं। देखिए बल यांत्रिकी है, ठीक है, और दूसरा है प्रकाश ध्वनियम तरंगे, तीसरा है द्रव के गुण, चौथा है ऊष्मा, पांचवा है विद्युत, छठा है परमाणु, सातवां है मिसलेनियस। मतलब इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किसी सदिश राशि का परिमाण मैग्नीट्यूड, मतलब आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड कभी नहीं हो सकता शून्य, इकाई, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी सदिश राशि, आपके फिजिक्स में दो राशियां होती हैं, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर, ठीक है। मतलब आपको एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि, ठीक है। तो सदिश राशि का आप लोगों का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब इसके हम डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन आपका निगेटिव हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका इसका निगेटिव नहीं हो सकता। अब दूसरा क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की इकाई क्या है आप लोगों का, जूल, ठीक है। और कार्य क्या होता है, देखिए वर्क, ठीक है, वर्क या कार। तो वर्क होता है एफ इंटू एस, ठीक है। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। जब इसके हम एसआई मात्रक, ठीक है, इसके हम एसआई मात्रक की बात करेंगे तो इसका ही मात्रक क्या होगा, इसका आपका न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। ये आप लोग ना याद कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली अग्रदेशिक मतलब आगे की तरफ बल लगाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ये बंदूक है, ठीक। अब जब आप यहाँ से बंदूक चलाएंगे तो ये बंदूक हमेशा गोली आगे की तरफ निकलेगी। तो गोली भी बंदूक की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना का व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है। देखिए, तो सबसे पहले ये सिद्धांत क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स। मतलब अब जब किसी दीवार पे आप मुक्का मारेंगे, किसी दीवार पे आप हाथ मारेंगे तो वो दीवार भी आप पर उतनी ही तेजी से अटैक करेगा। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये हो जाती है। तो ये न्यूटन के कौन से नियम में आता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये न्यूटन के कौन सा, तीसरा, ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। निष्पादित कार्य मापा जाता है, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, पहले आपको डब्लू, वर्क क्या होता है एफ इंटू एस, बल इंटू बल की दिशा में स्थापन। लेकिन जब आपका निष्पादित कार्य होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल इंटू दूरी, ठीक, फोर्स इंटू डी, डब्लू बराबर एफ डी हो जाएगा, ठीक। आंतरिक बल है, सदैव संतुलित बल होते हैं, कभी भी संतुलित बल नहीं होते, संतुलित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं मैं, आंतरिक बल जो होते हैं वो सदैव संतुलित होते हैं, हमेशा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पालन करते हैं, आंतरिक बल, ठीक है। अब जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल गति की दिशा में कार्य करता है, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे पिंड ऊपर की उठता है तो वह बल स्थिर बना रहता है, जैसे पिंड ऊपर की उठता है बल बढ़ जाता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई वस्तु है, जब इस वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अब ये बोल रहा है गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहते हैं, अब जब गेंद की मान लीजिए यहाँ पे एक गेंद है, इसकी गति ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको पता होगा कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति
सेकेंड। ठीक है, आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपकी कोई गेंद यहाँ से नीचे आती है। ठीक है, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये गेंद हमेशा के लिए ऊपर आसमान में चली जाती। ठीक है, अब ये गेंद ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे काम करेगा। ठीक, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल सदैव गति नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, अब आपका सातवां, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो शुष्क बल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है आप लोगों की? रासायनिक ऊर्जा। मतलब जो सेल होता है, आप लोगों को घड़ी में सेल लगा होगा, रिमोट में सेल लगा होगा, तो उसमें केमिकल भर जाते हैं, काले काले केमिकल भर जाते हैं और ग्रेफाइट भरे जाते हैं, जो एक बीच की रोड होती है, तो वो केमिकल ही होती है और केमिकल को कहते हैं रासायनिक। ठीक, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। जब मनुष्य कोई कार्य करता है, जैसे आप ही कोई काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसका भी आंसर होगा आपका रासायनिक ऊर्जा। जब मानव शरीर कार्य करता है तो रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब खाते हैं, तो ये सब के कारण आप लोगों को शरीर में एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से आप लोग किसी कार्य को संपन्न करते हैं। जब एक पिंड की गति दो गुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। यानी कि इसकी जो गति है, गति कितनी हो जाती है आपकी? दो गुनी। ठीक है, दो गुनी। अगर आपकी गति v है तो कितनी हो जाएगी? 2v हो जाएगी। और जहाँ तक आपको पता होगी काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। जब इसको यहाँ फार्मूला में रखेंगे तो v का मान 2v रख देंगे, क्योंकि इसकी जो वेग है दो गुनी हो जाती है। अब हाफ mv² से क्या हो जाएगा? हाफ m4v²। जब 4 को हम बाहर करेंगे, देखिए 4 हाफ mv², यानी कि ये गतिज ऊर्जा होगी सारी और ये क्या होगी? 4 गुनी। तो यही आपका फार्मूला गया कि इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। चौराहे पर मुड़ते समय एक साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है। मतलब यहाँ पे कोई चौराहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई चौराहा है। ठीक, अब केंद्र की ओर बल लगता है। जब साइकिल यहाँ पे कोई साइकिल यहाँ पे ऐसे मुड़ रही है तो इस केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछड़ा क्वेश्चन कब आया था? आरआरबी पटना में आया था। ठीक, आरआरबी पटना में आया था। कौन सी ईयर में आया था? 2012 में। ठीक, ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपको एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। अब क्या है? पावर की इकाई क्या है? तो पावर की इकाई क्या होगी आप लोगों की? वाट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, प्रवेग प्रवेग की इकाई क्या है? तो प्रवेग की इकाई क्या होगी आप लोगों की? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रवेग की इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकेंड। एक आदमी चलती गाड़ी में इंजन की ओर देखते हुए बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है और यह उसके पीछे गिरता है तो गाड़ी चल रही है। ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं? एक आदमी चलती गाड़ी में इंजन की ओर देखते हुए बैठा है। एक ये गाड़ी है। ठीक, यहाँ इसका इंजन है। ठीक, अब वह एक सिक्का उछालता है, वह सिक्का इसके पीछे है, तो गाड़ी किस दिशा में चल रही है? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? आगे की ओर त्वरण के साथ। ठीक, यानी एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन चल रही है कहाँ? आगे की ओर। अब ये मान लीजिए यहाँ बैठा है, यहाँ से ये सिक्का उछालेगा तो ये गाड़ी आगे जाएगी, तभी तो ये सिक्का यहाँ पर गिरेगा। ठीक, किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान v है, तो सामर्थ्य P का मान क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं? देखिए P, सबसे पहले सामर्थ्य मतलब पावर। तो पावर की बात करें हम तो पावर क्या होता है? P बराबर W/T। ठीक है, कार्य बटा के समय। और W को क्या लिखते हैं आप लोग का? अभी बताया था FD लिखते हैं या FS लिखते हैं, तो यहाँ पे FD लिख दें। ठीक, FD/T। ठीक है, अब D/T को क्या कहते हैं हम? D/T को क्या कहते हैं? D/T को हम क्या कहते हैं? V कहते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? FV। तो सामर्थ्य का मान क्या हो जाएगा? F और V। देख लीजिए क्या आंसर, ये ऑप्शन नंबर C, F/V आपका आंसर सही हो जाएगा। शक्ति पावर क्या कहलाती है? तो पावर क्या कहते हैं? कार्य करने की दर,
कार्य करने की क्षमता, दशा परिवर्तन की दर, गति परिवर्तन की दर। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य को आप कितनी स्पीड से कर रहे हैं वो आपके शक्ति पर ही निर्भर करता है। 16वां, क्लॉक की कुंडलिक कमाने में ऊर्जा होती है। तो क्लॉक की कुंडलिक कमाने में कौन सी ऊर्जा होती है आप लोग बताएं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको फिजिक्स से, यांत्रिकी, मैकेनिक्स से ये सब सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक, निम्न में से अदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कार्य, ऊर्जा, आयतन, संवेग। तो आपका ऊर्जा सही राइट आंसर होगा। और अदिश राशि क्यों है ये? क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और इन सब में कार्य, आयतन और संवेग, इन तीनों में क्या कहते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1%, पृथ्वी की जो है त्रिज्या है 1% घटा दी जाए, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका फार्मूला क्या है? F बराबर जी m1 m2/r²। ये तो आपको फार्मूला पता होगा। ठीक है, अब न्यूटन के द्वितीय गति का नियम क्या है? F बराबर mg। ठीक, तो mg बराबर जी m1 m2/r²। इतना समझ में आएगा नहीं आया पर ये बताइए। देखिए, ये है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला। ठीक, और ये है न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। दोनों F आपस में बराबर हैं तो दोनों का मान भी बराबर होगा, तो दोनों को हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप कि जब m को, इस m को m1 से काट लेंगे तो g बराबर क्या हो जाएगा? जी m2/r²। अब यहाँ से देखिए r ये आपकी त्रिज्या है। अब 1% घटाने पर g का मान बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यानी जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोगों को पता होगा कि किसने दिया था? न्यूटन ने। अभी हमने आपको फार्मूला भी बताया है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, F बराबर जी m1 m2/r²। अब यहाँ पर देखिए, m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वह वापस भी आता है। पिंड के संवेग परिवर्तन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल टाइप का है तो उसे करना पड़ेगा आपको। देखिए, जब m द्रव्यमान का, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। m द्रव्यमान का एक पिंड, ठीक है, तो m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से दीवार पे टकराता है तो उसका संवेग संवेग p1 बराबर mv। ठीक, अब वो उस टकराने के पश्चात उसी चाल से विपरीत वापस आ जाता है तो उसकी संवेग यानी p2 बराबर क्या हो जाएगा? m-v, क्योंकि ये टकरा रहा है, ये वापस आ रहा है, इसलिए इसे यहाँ पर m-v लिया गया है। ठीक है, अब पिंड का संवेग परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, तो संवेग परिवर्तन, ठीक है, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन क्या होगा आप लोगों का? डेल्टा पी होगा। जब भी आपको डिफरेंस निकालना होता है तो आपको डेल्टा पी, और डेल्टा टी क्या होता है? हमेशा P2 माइनस अंतर P1। आप इसे माइनस मत कीजिए, अंतर कीजिए, क्योंकि जो अधिक होगा उसमें से कम वालों को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पर? m माइनस भी माइनस एम भी बराबर क्या हो जाएगा आपका? -2mv। ठीक है, तो आपका आंसर देखिए यहाँ कौन सा आ रहा है? -2mv। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अभी हमने फार्मूला आपको बताया कि संवेग क्या होता है? p बराबर mv, p बराबर mv हो गया। तो जब कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तो हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? पिंड, ठीक, पिंड की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ½ mv²। अब इस v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? p/m। अब इसकी मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ½ mp²/m²। ठीक है, अब p²/m²। ठीक है, यहाँ तक आई हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस m को ये m² से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? p²/2m। ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा आप लोगों का? ये डी।
p²/2m। क्रिया और प्रतिक्रिया हमने भी बताया था ना आप लोगों को कि जब एक किसी वस्तु किसी भी वेग से जाती है तो टकराने के पश्चात वो उसी वेग से वापस भी आती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न विषयों पर काम करते हैं, समान परिमाण रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। समान परिमाण रखते हैं, सही बात है। दो भिन्न भिन्न विषयों पर काम करते हैं, सही बात है। एक बार जाता है एक बार आता है। विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, सही बात है। एक बार जिस स्पीड से सामने जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। ठीक। न्यूटन प्रति किलो, न्यूटन प्रति ग्राम या न्यूटन प्रति किलो किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है? त्वरण का। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मान क्या होगा? ये आप लोग हमें बताइए, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में करके बताइए। एक न्यूमेरिकल तो आप लोगों के लिए, अगर नहीं है तो आपको बता दूं फार्मूला थोड़ा सा। F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला। 0.5 में आप 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना आएगा? 5 न्यूटन। ठीक, बस इतना इजी इजी क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है 4.9 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, केबल का तनाव लगभग होगा। ठीक, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलिवेटर, तो एलिवेटर में दो बल आपका कार्य करता है। ठीक है, एलिवेटर में दो बल कार्य करता है। कौन कौन? पहला बल और दूसरा बल। पहला क्या करते हैं? एलिवेटर का भार नीचे की ओर। ठीक है, एलिवेटर का भार आपको होगा नीचे की ओर, और दूसरा केबल का तनाव ऊपर की ओर। जो केबल का तनाव होता है वो ऊपर की ओर। अब आपका न्यूटन के द्वितीय नियम, आप सबसे पहले न्यूटन के तीनों नियम याद कर लीजिए। फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो न्यूटन, चचा, इन सबको आपको अच्छे से जानना होगा। ठीक, तो न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है? T माइनस mg बराबर ma। ठीक, अब जब यहाँ से आप T बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? mg प्लस a। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यहीं तक आपको करना था। T, तो T क्या हो जाएगा आपको? m का मान कितना है आप लोगों का? 600 दिया है। मास, वजन आपका 600 दिया है। ठीक है, और g प्लस a, तो g कितना है आप लोगों का? 9.8। हमेशा कहीं कहीं 10 भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 9.8 लेना है। ठीक, 10 भी ले सकते हैं तो आंसर में थोड़ा सा बस आएगा और कुछ नहीं। और ये क्या है आप लोग का? 4.9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? नियर अबाउट 9000 न्यूटन। ठीक, 50 किलो वजन का एक लड़का 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे गिरती हुई लिफ्ट में खड़ा है। लड़के का आभासी भार क्या होगा? तो हम क्या है यहाँ पर m क्या कितना दिया है आप लोगों का? 50 किलो। लड़का कितने किलो का है? 50 किलो का। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है आपको पता है? 9.8। ठीक, क्या हो? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का मान क्या है, कितना है यहाँ पे? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, स्क्वायर कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। ठीक, अब क्या होगा? आर बराबर mg माइनस ma। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन क्या होगा? g माइनस ए। ठीक है, अब इसका आप आंसर बताएंगे हमें। m पता है आपको, m पता है, g पता है, a पता है। राइट आंसर क्या होगा आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। गुरुत्वीय त्वरण देखिए सीधा क्वेश्चन आएगा, गुरुत्वीय त्वरण g का मान होगा कितना होता है? 9.8। कहीं कहीं 10 भी ले लेते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, यदि किसी गेंद को तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में काम करेगा? तो आप लोग को पता होगा कि अभी बताया था हमने क्वेश्चन में कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। तो ऑप्शन नंबर है, गेंद की विपरीत दिशा में काम करेगा। किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, केवल वेग पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान नियत होता है, वेग का दिशा नियत रहती है, वेग की मान और दिशा दोनों नियत होती है, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी, वेग की मान और दिशा दोनों नियत होती है। बल का मात्रक
है, तो बल का मात्रक क्या है लोगों का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन कितने 0.001 मिली माइक्रोन के बराबर होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती हो तो लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित होगी, 2 गुना, आधा, 3 गुना, 1/4। तो क्या होगा, जब गति बढ़ाने से दूरी नियत रहने पर लगने वाला समय आधा हो जाता है। जैसे आपको ये दूरी दी गई है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इस गतिमान पिंड की गति को आप दुगनी कर रहे हैं। ठीक, पहले मान लीजिए ये जाते थे आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आपको समय कितना लगता था, 2। ठीक, लेकिन अब जा रहे हैं हम गति दुगनी कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 पूरा 10 किलोमीटर है, तो आपको कितना समय लगेगा, 1। तो क्या होगा, समय आधा हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है, माउंट एवरेस्ट पे, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि ध्रुवों पर। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम दिया गया है, कौन सा बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ठीक, कौन सा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये 3 या 4 बार आपको इसी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये न्यूटन के नियम आपको हमेशा काम आने वाले हैं, इसलिए न्यूटन के नियम भी रट लीजिए आप। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़का एकाएक खड़ी हो, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए, देखिए खड़ी नहीं यहाँ पर खड़ी, ठीक, लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। तो दोलन का क्या होता है, पहले फार्मूला, टी बराबर 2 पाई √L/G। ठीक है, अब लड़की तो वजन होती है, मास। ठीक है, मास ही होती है लड़की, लड़की की वजन होती है। तो यहाँ पे तो फार्मूले में मास का चर्चा ही नहीं किया गया है, जो मास दिया ही नहीं गया है। तो ये बताएं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। आप तो कहेंगे अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन नहीं, अपरिवर्तित नहीं रहेगा, क्योंकि लड़की बैठी है। जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लंबाई पे ये डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, दोलन काल कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है, कौन सी होती है बताइए आप लोगों का, गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु चल रही है तो ऑलरेडी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। न्यूटन के गति के, देखो न्यूटन का काफी रह गया, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो कौन सी परिभाषा मिलती है, एक समान गति v बराबर u + at से। ठीक, अब न्यूटन के गति के कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, यानी जड़त्व मतलब इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ फोर्स की व्याख्या करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वह जड़त्व की व्याख्या करता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एक जेट इंजन रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, एक समान से गिरती है, क्या इसका ऑप्शन क्या होगा, त्वरण, एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण से गिरती है। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। बस ये एक अंतिम फार्मूला देख लीजिए, एक अंतिम न्यूमेरिकल, उसके बाद इसका थोड़ा सा और क्वेश्चन बच रहा है जो हम आपको बिल्कुल पार्ट 2 में बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, माना कण का प्रारंभिक वेग v1 क्या है, v है। ठीक है, यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का 1/3, ठीक है, 1/3 कर दिया जाता है, यानी v2 क्या है आप लोग का v/3। तो गतिज ऊर्जा आप लोग को पता होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। अब यहाँ से जब फार्मूले में रखेंगे तो ½ mv का v/3 कर दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ½ mv²/9, यानी 1/9 ½ mv², यानी कि 1/9 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी। ऐसे ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आगे भी क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के लिए, लेकिन अब हम वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है, इसलिए हम
अगले चैप्टर में या अगले टॉपिक में बना देंगे वीडियो को। यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा भी नॉलेजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि है ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।